हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों यह वो क्वेश्चन है जो आपके हाल ही में आपके लगातार एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं दोस्तों, हम यहाँ पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। स्टैटिक जीके के जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस इस समय पूछ रहा है एग्जाम में, उसी पैटर्न पर हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो दोस्तों अगर आपने यह सीरीज अटेंड नहीं की है अभी तक तो आप जरूर इसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीके में स्कोर कर पाएंगे एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, पहला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बेकेलाइट, सिल्क, केवलर और लेक्सॉन। तो सिल्क जो है दोस्तों ये आपका प्राकृतिक बहुलक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, यह लिखी गई थी आपकी विष्णु शर्मा के द्वारा। और दोस्तों बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, यह एक रचना लिखी गई थी दोस्तों, किसकी कौन सी दोस्तों। तो कादम्बरी एक रचना थी दोस्तों जो लिखी थी, किसने लिखी थी। तो बाणभट्ट ने लिखी थी कादम्बरी यह आपकी रचना किसने लिखी थी। बाणभट्ट ने लिखी थी। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। और आपको यहाँ पर बताते हैं कालिदास ने ऋतु संहार, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी, इसके अलावा मेघदूतम, ये सारी पुस्तकें कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन के हिसाब से पूछा जाए तो पंचतंत्र का राइट आंसर क्या होगा, विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रकाशित अंग्रेजी उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय कौन है। तो अंग्रेजी उपन्यास सबसे पहले किस भारतीय ने लिखा। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सबसे पहले जो है दोस्तों वह सबसे पहले इन्होंने अंग्रेजी उपन्यास लिखा। साथ में यहाँ पर आपको बताया दोस्तों इनकी एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक पूछी जाती है, वह है दोस्तों आपकी कौन सी दोस्तों। तो वह है आपकी देवी चौधरानी, यह आपको ध्यान रखना है। यह किसकी है दोस्तों, यह बंकिम चंद्र चटर्जी जी की रचना है, यह आपको ध्यान रखना है। झुम्पा लाहिड़ी की भी इम्पॉर्टेंट एक रचना हाल ही में पूछी जा रही है, द नेमसेक, यह भी आपको ध्यान रखना है, यह झुम्पा लाहिड़ी की है। अमिताभ घोष की जो एक इम्पॉर्टेंट जो रचना है दोस्तों वह ध्यान रखिए, एक इम्पॉर्टेंट इनका सबसे पहला उपन्यास है द सर्किल ऑफ रीजन, यह आपको ध्यान रखना है, यह अरविंद घोष जी का है उपन्यास। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक संस्था की स्थापना करी थी, कौन सी। विश्व भारती नामक संस्था की अगर स्थापना पूछी जाए दोस्तों तो किसने की थी दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। इनकी भी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें आपको या रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। इनकी एक रचना है दोस्तों काबुलीवाला, एक है इनकी गोरा, एक है गीतांजलि, एक है चित्रांगदा, एक है इनकी हंग्री स्टोन, एक है दोस्तों एक है इनकी द होम एंड द वर्ल्ड। इसके अलावा दोस्तों इनकी और भी कई सारी रचनाएं हैं दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर आपको बताऊँ दोस्तों द पोस्ट ऑफिस किसकी रचना है। यह रचना आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर की है। स्टीवर्ड्स किसकी रचना है। तो यह भी आपकी रचना किसकी है दोस्तों, आपकी किसकी है दोस्तों। तो ध्यान रखना है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। जो इनकी इम्पोर्टेंट रचना है दोस्तों, पुस्तक है दोस्तों गीतांजलि के लिए दोस्तों इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। यह पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने, W.B. यीट्स ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था और प्रस्तावना लिखी थी। और दोस्तों उस कारण नोबेल पुरस्कार इनको गीतांजलि के लिए दिया गया, किसको, रविन्द्रनाथ जी को। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो हाल ही में सोनू सूद ने एक किताब लिखी थी दोस्तों, और दोस्तों इसका अंग्रेजी में अनुवाद कब किया गया है दोस्तों। तो 1910 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बताएं दोस्तों हाल ही में सोनू सूद ने एक किताब लिखी, आई एम नो मसीहा। इसके सह लेखक कौन थे। तो सोनू सूद के अलावा इसके जो सह लेखक थे वह मीना के अय्यर थे दोस्तों। के यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता कौन सा भारतीय है। तो फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार जो है दोस्तों वह अशोक सेन को सबसे पहले दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। जो इस अशोक सेन हैं दोस्तों वह पहले भारतीय हैं जिनको यह फंडामेंटल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन जो है दोस्तों इनको भौतिकी के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया। 1957 में दोस्तों इनको लेनिन शांति पुरस्कार भी दिया गया, किसको, सीवी रमन जी को। तो यह आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न तो नहीं दिया गया, लेकिन पद्म विभूषण अवार्ड इनको दिया गया था, पद्म विभूषण पुरस्कार इनको दिया गया था। कब दिया गया था। तो 1954 को सुभाष चंद्र बोस को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें जो सुभाष चंद्र बोस है दोस्तों
इनको फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी अवार्ड भी दिया गया था 1958 में। फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी अवार्ड भी दिया गया था 1958 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो दोस्तों 1901 में दिया गया था। ये नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल नामक एक जो स्वीडन के जो आपके वैज्ञानिक है दोस्तों, उनके नाम पर इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। आपको यहाँ पर बताया दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल जी का जन्म आपका अल्फ्रेड नोबेल जी का जन्म आपका कब हुआ था दोस्तों, एक कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। 1901 में 5 क्षेत्रों में यह दिया गया था, ध्यान रखना है। शुरुआत में जो आपका नोबेल पुरस्कार है वह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, साहित्य, चिकित्सा, शांति और आपका यहाँ पर अगर कहा जाए भौतिकी, शांति, चिकित्सा और यहाँ पर रसायन और शांति, यहाँ पर रसायन और आपका यहाँ पर साहित्य, इन 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन में दोस्तों, एक तो आपका हो गया भौतिकी में दिया जाता था, भौतिकी के अलावा शांति, चिकित्सा के अलावा दोस्तों आपका पीस के क्षेत्र में भी दिया जाता है, पीस के क्षेत्र के अलावा दोस्तों आपका रसायन के क्षेत्र में भी दिया जाता था। तो इन 5 क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता था शुरुआत में। और किसको दिया गया था शुरुआत में, वो मैं अभी आपको बताऊंगा दोस्तों। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अर्थशास्त्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो अर्थशास्त्र में अगर पूछा जाए सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों 1967 में सबसे पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और 1969 में सबसे पहले अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र में जो पुरस्कार है दोस्तों यह किसके द्वारा दिया गया था, तो स्वीडन का एक बैंक है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं स्वीरेजिस रिक्स बैंक स्वीडन का एक स्वीरेजिस रिक्स बैंक है दोस्तों। इसकी 300वीं वर्षगांठ पर इसने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें यह पुरस्कार सबसे पहले 1969 में दिया गया था। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है किसने इसकी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो स्वीरेजिस रिक्स बैंक के द्वारा दिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है स्कोरिंग ए कैनन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो स्कोरिंग ए कैनन शब्द जो है दोस्तों यह आपका बिलियर्ड्स में प्रयुक्त एक शब्दावली है। और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बिलियर्ड्स का एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी का नाम पूछा जाता है। पंकज आडवाणी किससे संबंधित हैं, तो पंकज आडवाणी जो है दोस्तों यह आपके बिलियर्ड्स से संबंधित है। कौन, पंकज आडवाणी जो है दोस्तों आपके किससे संबंधित है, पंकज आडवाणी आपके बिलियर्ड्स से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। और इनको द बिलियर्ड्स मैस्ट्रो ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको, पंकज आडवाणी को द बिलियर्ड्स मैस्ट्रो इंडिया के नाम से, द बिलियर्ड्स मैस्ट्रो इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें जो शूटिंग से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट शब्दावली पूछी जाती है, कौन सी, रेंज। तो रेंज आपकी शूटिंग से संबंधित है। और दोस्तों इसके अलावा एक और है दोस्तों आपकी रैपिड फायर पिस्टल अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, रैपिड फायर पिस्टल, यह अगर शब्दावली पूछा जाए तो यह भी आपकी शूटिंग से संबंधित है। एथलेटिक्स से संबंधित कौन सी शब्दावली है, तो एथलेटिक्स से संबंधित शब्दावली आप जान लीजिए। एक तो है दोस्तों आपकी कौन सी, एथलेटिक्स से संबंधित हाई जंप हो गई। और इसके अलावा एक है दोस्तों आपकी रिले आपकी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, तो रिले आपको ध्यान रखना है, यह आपकी एथलेटिक्स से संबंधित शब्दावली है। अगला क्वेश्चन है पंटर दोस्तों जो है दोस्तों यह किस खेल से संबंधित एक शब्दावली है, तो पंटर यह आपकी जो है दोस्तों यह आपकी फुटबॉल से संबंधित आपकी जो शब्दावली है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें फुटबॉल में एक चीज़ ध्यान रखना है, फुटबॉल आपको पता है लात से खींची जो लात रहते हैं दोस्तों उनसे खेली जाती है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो किक शब्द अगर आपको कहीं पर मिले कि किक कोई भी, चाहे फ्री किक, कोई भी प्रकार की किक आपको देखने को मिले, तो वहाँ पर आपको वो शब्दावली आपकी फुटबॉल से रिलेट करना है। इसके अलावा हॉकी से रिलेट करने वाले एक आदि है दोस्तों स्ट्रोक, जैसे पेनाल्टी स्ट्रोक आपने देखा होगा दोस्तों। ये जो स्ट्रोक शब्दावली है
ये सारी शब्दावली आपकी किससे संबंधित होगी दोस्तों, ये आपकी हॉकी से संबंधित होगी। हॉकी से संबंधित एक मुख्य शब्दावली आपको ध्यान रखना है, यह काफ़ी बार पूछी जाती है, बुली। इसके अलावा दोस्तों जो शब्दावली हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर दोस्तों इन शब्दावली का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा काम की आएंगी। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था फिजिक्स में 1901 में जो 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया था दोस्तों, किन कौन को दिया गया था सबसे पहले। तो फिजिक्स में सबसे पहले किसे दिया गया था, केमिस्ट्री में किसे दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उन सब का यहाँ पर आपको नाम दिया गया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको अच्छे से पढ़कर जाइए। अर्थशास्त्र का मैंने अभी आपको बता ही दिया कि कब दिया गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन की बात करें, कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राजवंश से थे। तो दोस्तों कृष्णदेव राय आपके तुलुक राजवंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से माने जाते हैं। इनको आंध्र भोज भी कहा जाता है, आंध्र भोज भी कहा जाता है कृष्णदेव राय को। इसके अलावा दोस्तों जो कृष्णदेव राय हैं दोस्तों, इनके समय में 2 मुख्य पुर्तगाल के जो यात्री थे वह भारत आए थे। एक था दोस्तों डोमिंग पायस और एक था आपका बारबोसा। तो दोस्तों 2 यात्री यहाँ पर तुलुक वंश में जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आए थे। तो यह आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाए तुलुक राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो वीर नरसिंह ने की थी, यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यह आपको पता है विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य पर ही आपका तुलुक राजवंश ने शासन किया था। तो दोस्तों पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य, यह तुलुक राजवंश किस साम्राज्य से संबंधित है। तो फिर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। पल्लव वंश का अगर संस्थापक आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है आपको, पल्लव वंश का संस्थापक है सिंह वर्मन चतुर्थ। ये आपको ध्यान रखना है, यह किसका है, पल्लव राजवंश का संस्थापक है। और आपको यहाँ पर पता है सिंह वर्मन चतुर्थ तो संस्थापक हो गया, लेकिन अगर आपसे राजधानी पूछी जाए पल्लव राजवंश की तो कांचीपुरम पल्लव राजवंश की राजधानी होगी। इसके अलावा चोल राजवंश जो है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी विजयालय ने। और चोल राजवंश की राजधानी क्या थी। तो चोल राजवंश की राजधानी जो थी वह थी आपकी तंजौर। यह आपको ध्यान रखना है। सालुक राजवंश की आपको संस्थापक का नाम पूछा जाता है। तो सालुक नरसिंह जो थे दोस्तों उन्होंने क्या किया था दोस्तों, उन्होंने आपका क्या किया था दोस्तों, इस राजवंश की स्थापना की थी। किसकी, सालुक राजवंश की स्थापना की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक आरवीडू वंश है, इसकी राजधानी पूछी जाती है। तो दोस्तों पेनुकोंडा जो है दोस्तों इसकी राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता थे, यह किस देश से थे। तो दोस्तों इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आया था दोस्तों, यह मोरक्को का था, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस शहर को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है या 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। तो दोस्तों वह है दोस्तों आपका मुंबई को 7 टापुओं या 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मुंबई को भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है, मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है, आर्थिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको मुंबई से संबंधित ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें जो आपकी मुंबई है दोस्तों, इसमें भारत का प्रवेश द्वार जो अगर पूछा जाए कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई है, आपको ध्यान रखना है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया भारत का हॉलीवुड जो है दोस्तों वह मुंबई को कहा जाता है, लेकिन भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है। तो कोलकाता को भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। इसके अलावा कोलकाता को डायमंड हार्बर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चेन्नई को सुपर प्रसारित नगर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हैदराबाद में एक मुख्य चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाए चार मीनार कहाँ है, तो वह हैदराबाद में है, चार मीनार हैदराबाद में है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मैकमोहन रेखा भारत और
की सीमा बनाती है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा बनाती है। 1913-14 में इसका निर्धारण हुआ था। आपको यहाँ पर बता दें भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा जो है दोस्तों वह भारत पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका निर्धारण 1947 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त को। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा अगर सीमा पूछी जाए कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है, तो 4096 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ यह सीमा लगती है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या एक मृदा पुनर्भरण विधि है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका इनमें से सभी, क्योंकि केंचुआ खाद, क्रॉप्स रिसाइकलिंग, फलीदार फलों का उगना सभी कुछ आपका क्या है दोस्तों, आपका मृदा पुनर्भरण विधि के अंतर्गत आ जाता है। तो इनमें से और आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी, या और आपका राइट आंसर हो जाएगा। करतार सराबा किस पार्टी से संबंधित थे? तो दोस्तों गदर पार्टी से संबंधित थे आपके करतार सराबा। और गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1913 में हुई थी। इसका पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका हेडक्वार्टर था सैन फ्रांसिस्को में। किसने की थी? काशीराम और हरदयाल और काशीराम जी ने इसकी स्थापना की थी, यह आपको ध्यान रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 में की गई थी, किसने की थी? तो दोस्तों ध्यान रखना है 1924 में कानपुर में सत्यभक्त नामक एक व्यक्ति ने इसकी स्थापना की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी, यह आपको ध्यान रखना है। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना किसने की थी? तो रवि इंदर सिंह ने इसकी स्थापना की थी, शिरोमणि अकाली दल की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष कब आयोजित किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1857, 1920, 1930, 1942। तो स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष जो है दोस्तों वह 1857 में आपका शुरू किया गया था। स्वतंत्रता के लिए पहला संघर्ष आपका 1857 में आयोजित किया गया था। 1857 की महान क्रांति आपको बताया दोस्तों। यहाँ पर आपको बताया दोस्तों 1857 की जो क्रांति थी उसके अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो मंगल पांडे को कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल सा इसका राइट आंसर है क्लीमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। यह जब भारत के स्वतंत्रता के समय PM थे, ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र जो संविधान है दोस्तों उसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो संविधान में आपकी टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ये आपकी टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में। शुरुआत में अगर पूछी जाए कि शुरुआत में कितनी अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, तो 8 थी। 4 अनुसूचियाँ हमने संशोधन करके जोड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है एकमात्र व्यक्ति जिसने 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो गुलज़ारी लाल नंदा एकमात्र प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, या एकमात्र जो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्यभार संभाला, यह आपको ध्यान रखना है। अध्यादेश की पुष्टि राज्य विधानमंडल द्वारा कितने समय में की जानी चाहिए? तो सबसे पहले ध्यान रखिए अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार का अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आता है, और जबकि अगर राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 213 के तहत आता है या प्राप्त होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अध्यादेश की जो टोटल टाइमलाइन रहती है वह रहती है 6 सप्ताह। 6 सप्ताह बाद अगर राष्ट्रपति ने उस अध्यादेश को जारी किया है तो संसद को उसको 6 सप्ताह बाद अनुमोदित करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। अगर ऐसा संसद नहीं करती है तो उस अध्यादेश को रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि वह ऑटोमेटिक ही 6 सप्ताह बाद अगर संसद उसको अनुमोदित नहीं करती है, पास नहीं करती है, तो उसको वहाँ पर वह प्रभावहीन हो जाएगा। उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में भी अगर राज्य विधानमंडल उसको पारित नहीं करती है तो उसका क्या हो जाएगा, राज्य विधानसभा अगर उसको पारित नहीं करती है या अनुमोदित नहीं करती है तो वह 6 सप्ताह बाद प्रभावहीन हो जाएगा। तो अध्यादेश जो जारी करने के बाद कितने दिन तक आपका प्रभाव में रहता है? तो वह आपका 6 सप्ताह तक रहता है, फिर आपकी संसद या राज्य विधानमंडल उसको अनुमोदित कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र है? तो दोस्तों ध्यान रखना है यह आपका बिंदुसार का पुत्र था, यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उपनाम भी पूछे जाते हैं तो बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों बिंदुसार को शत्रु विनाशक भी कहा जाता था, विनाशक भी कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है।
चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था और इसका पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। यह आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन अगर पूछा जाए तो किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कनिष्क यह आपका किस वंश से संबंधित था, तो दोस्तों ध्यान रखना है कनिष्क जो है दोस्तों आपका किस वंश से संबंधित था, दोस्तों कुषाण वंश से संबंधित है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2020 का फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया, तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है लूसी ब्राउन, जो कि इंग्लैंड के आपकी जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं दोस्तों, उनको सर्वश्रेष्ठ 2020 का फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तेलंगाना राज्य की स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका सिंपल सा राइट आंसर है दोस्तों कौन सा 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। यह आपको ध्यान रखना है 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में क्या होता है आपका तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें जो तेलंगाना राज्य की स्थापना तो आपको पता है कि आपकी 2 जून 2014 को हुई थी, लेकिन दोस्तों इसके वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो दोस्तों ध्यान रखना है कि चंद्रशेखर राव जो है दोस्तों वह इसके वर्तमान में क्या है मुख्यमंत्री है। यह क्वेश्चन आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें जो आपके केंद्र से यहाँ पर के चंद्रशेखर राव तो इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को जब इसकी स्थापना हुई थी तब आपके मुख्यमंत्री कौन थे, तो दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को तब इसके मुख्यमंत्री अगर आपसे कभी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा तब इसके मुख्यमंत्री कौन थे, तो तब इसके मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो आपके मुख्यमंत्री जो थे दोस्तों उस समय आपके पहले मुख्यमंत्री भी के चंद्रशेखर राव थे। तो ध्यान रखना है के चंद्रशेखर राव दोस्तों अभी वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं और सबसे पहले जो जब इसकी स्थापना हुई थी तब भी के चंद्रशेखर राव इसके मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा इसके अगर पहले राज्यपाल पूछा जाए जो आपको सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो दोस्तों आपके ESL नरसिम्हन जो थे इसके पहले राज्यपाल थे। राजधानी की बात की जाए तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। इसके अलावा जब इसका गठन हुआ उस समय इसमें 10 जिले थे और जनसंख्या घनत्व 310 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है, तो बारिश की बौछार के बाद इंद्रधनुष सूरज के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है इंद्रधनुष के बारे में, इंद्रधनुष आपके 2 प्रकार के होते हैं। इंद्रधनुष आपके क्या होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और एक होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वह आपका द्वितीयक इंद्रधनुष की तुलना में आपका जो द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है दोस्तों वह आपका प्राथमिक इंद्रधनुष की तुलना में थोड़ा क्या दिखाई देता है, थोड़ा आपका धुंधला दिखाई देता है। यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपका कौन सा इंद्रधनुष ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है, तो दोस्तों आपका द्वितीयक इंद्रधनुष जो है दोस्तों वह आपका ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें इंद्रधनुष के बारे में ध्यान रखना है। जो प्राथमिक इंद्रधनुष होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपका 2 बार अपवर्तन होता है लेकिन परावर्तन सिर्फ 1 बार होता है। अगर आपसे पूछा जाए प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है दोस्तों, तो आपका अगर पूछा जाए कि कितने बार अपवर्तन और कितने बार परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में ध्यान रखना है आपका 2 बार अपवर्तन होता है, लेकिन आपका जो परावर्तन है दोस्तों कितने बार होता है, परावर्तन सिर्फ 1 बार होता है। यह आपको ध्यान रखना है प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा दोस्तों प्राथमिक इंद्रधनुष में आपके जो बैगनी रंग है दोस्तों, बैगनी रंग आपका यहाँ पर जो बैगनी रंग है वह प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर होता है, जबकि जो लाल रंग है वह आपके प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर होता है। यह आपको ध्यान रखना है। आपको बताएं जो अंदर वाला बैगनी रंग है दोस्तों वह आपकी आंख पर 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है, 40 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है, जबकि जो लाल किरण है या लाल रंग जो है दोस्तों वह आपकी आंख पर 42 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है। यह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है। द्वितीयक इंद्रधनुष में ध्यान रखना है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार परावर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। यह आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आपको बता दें इसमें थोड़ा उल्टा हो जाता है। इसमें जो बैगनी रंग इसमें बाहर की ओर बनता है, बैगनी रंग जो है दोस्तों
बैंगनी रंग जो है दोस्तों वह आपका बाहर की ओर होता है, जबकि लाल रंग आपका अंदर की ओर होता है। किसमें? द्वितीयक इंद्रधनुष में। और जो आपका बैंगनी रंग है दोस्तों यह आपका आँख पर 54 डिग्री 52 मिनट का कोण बनाता है, जबकि आपका जो आपका लाल रंग है दोस्तों, जो आपका लाल रंग जो है दोस्तों वह आपका आँख पर कितना का कोण बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो लाल रंग है वह आपकी आँख पर 50 डिग्री 8 मिनट का कोण बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 2 चीज़ें आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।